2024 के नतीजों पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा रद्द करने की मांग खारिज कर दी गई है। नहीं रद्द होगी नीट की परीक्षा और सुप्रीम कोर्ट का काउंसलिंग पर भी रोक से इनकार है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा है। तो आपको बड़ी खबर दे दें, आज सुनवाई हो गई सुप्रीम कोर्ट में। नीट 2024 के नतीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की मांग खारिज कर दी है। तो अब नीट की परीक्षा जो हो चुकी है वो अब रद्द नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट का काउंसिल पर भी रोक से इनकार है और सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से इस पर जवाब भी तलब किया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ अमृत तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। अमृत, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से मांग को खारिज कर दिया है, नीट की परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया, और क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद? प्रतिज्ञा, देखिए मैं सुप्रीम कोर्ट परिसर में ही खड़ा हूं और अभी यहां पे जो अहम फैसला कोर्ट की तरफ से आया है उसमें आपको बता दूं कि दरअसल दो मामले लिस्ट थे। 5 मई को जो रिजल्ट आया था उस मामले को लेकर के कोर्ट ने इसमें फैसला दिया और इसमें एक टिप्पणी और की है। उसका कहना है कि इसमें ज़रूर जो परीक्षा की सैंक्टिटी होती है, पवित्रता होती है, उसको जो है वो प्रभावित करने का काम किया गया है। हालांकि रोक लगाने से जो है काउंसलिंग पे फिलहाल इनकार कर दिया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि इस पूरे केस को कहा जाए उनके हिस्से का रिप्रेजेंटेशन ये कर रहे हैं, के बीच में कर रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है और आप क्या कर रहे हैं? सर, मैं गरिमा गोयल हूँ। मैं पिछले 10 साल से नीट में बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, अडर 24/7। अभी जो कोर्ट ने जो फैसला दिया है इसकी तरफ से आया है और इसको लेकर के आपकी जो फेडरेशन क्या सोचती है, आप लोगों की क्या राय है कि ये आपके लिए हक में है या प्रभावित करने वाला है? सर देखिए, इस टाइम पे अभी तक कोई रिलीफ नहीं आया है। ना ही बच्चों की काउंसलिंग पे होल्ड लगाया गया है, ना ही पेपर लीक की बात की गई है, ना ही रिवैल्यूएशन की बात की गई है। बट आज जो याचिका थी बेसिकली वो एग्जाम रिजल्ट से पहले की थी, पेपर लीक पे। तो पेपर लीक के लिए तो एविडेंसेस चाहिए, तो वही एविडेंसेस जो है आज कोर्ट ने मांगे हैं एनटीए की तरफ से। तो बेसिकली अभी तक बच्चों के फेवर में कुछ भी नहीं है। काउंसलिंग एनटीए का कहना है कि हम जो है कमेटी बनाएंगे। पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा था हम कमेटी बनाए हैं। उनकी कमेटी की बातों को लेकर के क्या आप लोग संतुष्ट हैं या फिर जो दूसरी केस जो है लिस्ट से भी आप लोगों को कोई उम्मीदें हैं जिसमें ये कहा गया है कि ग्रेस मार्क को लेकर के जो है काफ़ी जो है असंतोष देखा जा रहा है कि 67 छात्रों के ग्रेस मार्क 1 से 720 अंक आए हैं। सर देखिए, कमेटी 4 मेंबर्स की है और कमेटी खुद एनटीए ने बनाई है। अब इस पे कितनी निष्पक्षता है उस पे मेरे को है कि जो भी फैसला हो बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 1600 बच्चे फेंक नहीं हुए हैं। आज जो आपने ग्रेस मार्क्स विदाउट नोटिफिकेशन जो बच्चों को दिया है, क्योंकि जो ये रेफर कर रहे हैं 2018 का क्लैट के एग्जाम का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नीट और इंजीनियरिंग पे ये अप्लाई नहीं होगा। बट आपने अप्लाई किया और हमें नहीं बताया। जब एग्जाम का रिजल्ट आउट होता है तो ऐसे मार्क्स भी आते हैं 718 जो कभी नहीं देखे जा सकते और ना ही वो आ सकते हैं। तो अगर आपने ग्रेस मार्क्स दिए तो कैसे दिए, क्या फॉर्मूला लगाया और कितने बच्चों को दिए हैं? और इसी ग्रेस मार्क्स के कारण 5 बच्चे ऐसे जिनके 720 में से 720 हो जाते हैं। तो एक बच्चा जो दिन रात मेहनत करके एम्स दिल्ली जाना चाहता है, अब वो नहीं जा पाएगा 715 वाला। क्यों? क्योंकि आपने ग्रेस मार्क्स दे दिया बाकी बच्चों को। क्या लगता है कि कोर्ट जो है जिस तरह से आपको कि हर पहलू देख रहा है, अब एनटीए जो है इसमें अपनी जवाब भी दाखिल कर बिल्कुल अमृत, तो आप बात कर लीजिए लोगों से, आपके पास वापस लौटेंगे। तो आपको बता दें कि नीट 2024 के नतीजों पर जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अहम फैसला यहां पर आता हुआ। और अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और आपको अगली खबर मध्य प्रदेश से बता दें, जहां केंद्र सरकार के गठन के बाद मध्य प्रदेश में मोहन सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। आज भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव कई बैठकों में शिरकत करेंगे। सीएम कैबिनेट की बैठक ले रहे हैं, अभी कैबिनेट की बैठक चल रही है। इसके बाद दोपहर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव बीते 6 महीने की विभागीय उपलब्धियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। सीएम दोपहर के बाद वन विभाग की बैठक करेंगे। वहीं शाम में सीएम अलग अलग कार्यक्रमों में भी वर्चुअली शिरकत करेंगे। तो देखिए, एक्शन में मोहन यादव सरकार आ गई है और कैबिनेट की बैठक जो है वो चल रही है। अभी मोहन कैबिनेट की बैठक जारी है। तो आपको ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी दे दें, मोहन कैबिनेट की बैठक अभी चल रही है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी बैठक में मौजूद है। आपको बता दें कि ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि 3 बातों पर इस बैठक में चर्चा होनी है, 3 अहम मुद्दे जिस पर चर्चा होनी है और ताबड़तोड़ बैठक जो है वो आज चलने वाली है। पूरे दिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ताबड़तोड़ बैठक करने वाले हैं, क्योंकि
चुनाव के बीच आचार संहिता लागू और इस दौरान कामकाज जो है वो ठप पड़ा हुआ था, सरकारी कामकाज। ऐसे में अब जब आचार संहिता हट चुका है उसके बाद एक्शन में मोहन सरकार आ गई। और मोहन कैबिनेट के अहम मुद्दे क्या है? इंटीग्रेटेड हेल्थ प्लान, कृषि के बिजली कनेक्शन पर नई सब्सिडी की योजना, ये मोहन कैबिनेट के अहम मुद्दे। मोहासा बाबाई इंडस्ट्रियल एरिया के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। तो मोहन सरकार की ये अहम बैठक चल रही है, कैबिनेट की अहम बैठक, और इस दौरान जो मुद्दे हैं उसके बारे में भी हमने आपको बताया। हमारे सहयोगी विवेक पांडे इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, ये मोहन कैबिनेट की जो बैठक है वो जारी है, ऐसे ताबड़तोड़ बैठकें करने वाले मोहन यादव, लेकिन जो 3 अहम मुद्दे जिसके बारे में हमने अभी जिक्र किया, अपने दर्शकों को बताया, आप बताइए क्या कुछ मुद्दे और किन मुद्दों पर मुहर लग सकती है इस बैठक में? प्रतिज्ञा, देखिए बैठक की शुरुआत हो गई है, करीब 15 एजेंडे रखे जाएंगे और सबसे बड़ी बात है कि 3 एजेंडों पे आखिरकार मुहर लग जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में किसानों के लिए नए बिजली के कनेक्शन को लेकर उन्हें सब्सिडी का क्या प्रावधान है उस पर चर्चा होगी। बाबाई मोहासा इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसे विकसित करने को लेकर कैबिनेट पर चर्चा होगी और एक हेल्थ एक्शन प्लान को लेकर इस पर चर्चा की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि करीब ये 1 घंटे बैठक चलेगी, तमाम सारे विभागों से मुख्यमंत्री रिव्यू करेंगे क्योंकि लंबे समय के बाद ये कैबिनेट की बैठक हो रही है। जो पुराने प्रस्ताव हैं उन पर भी चर्चा होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये 3 बड़े जो प्रस्ताव हैं उस पर सरकार की मुहर लग सकती है। इसके अलावा विभागों की कामकाज से जुड़े हुए तमाम सारे अधिकारियों से भी कैबिनेट के बैठक के भीतर ही चर्चा की जाएगी कि अभी तक जो 6 महीने के कामकाज हैं उस पर लेकर क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं, क्योंकि सरकार को बने हुए मोहन सरकार को बने हुए 6 महीने से अधिक समय हो चुका है। ऐसे में तमाम सारे अधिकारियों की जो परफॉर्मेंस है उस पर भी कैबिनेट के तमाम सहयोगियों के साथ चर्चा होगी। और इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार जुलाई में बजट लेकर आने वाली है मानसून सत्र के दौरान, तो उस वक्त तमाम सारे विभागों के अधिकारी और मंत्रियों के साथ ये चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव कि किस विभाग को कितना बजट स्वीकृत किया जाए, क्योंकि सरकार 3 स्लैब में बजट लेकर आने वाली है। कृषि का अलग रहेगा, शिक्षा का अलग रहेगा, हेल्थ का अलग रहेगा। तो ऐसे में इन तीनों बजट को लेकर जो तमाम सारी बैठकें हुई हैं उनमें क्या क्या रिव्यू अभी तक हो चुके हैं, तमाम सारी रिपोर्ट मोहन यादव लेंगे। खास तौर पे जो पिछले कैबिनेट पे जो डिसीजन लिए गए उस पर कितना अमल किया गया है, तो तमाम सारे मुद्दों को लेकर प्रतिज्ञा बैठक चल रही है। और करीब 1 घंटे तक बहुत सारे मुद्दे अब देखना कि किन प्रस्तावों पर मुहर लगती है इस बैठक में, आप नजर बनाकर रखिएगा। विवेक, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं आपको बताएं कि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने नागपुर में संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान भागवत ने लोकसभा चुनाव, राजनीति और राजनीतिक दलों के रवैये पर अपनी राय रखी और कहा कि इस देश के लोग भाई भाई हैं। इस बात को हमें अपने विचारों और अपने कामों में लाना होगा। भागवत ने संसद में सरकार के विरोधियों को प्रतिपक्ष कहने की अपील की। वहीं मणिपुर मामले पर कहा कि 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, क्योंकि बाहर तो वातावरण दूसरा है। चुनाव संपन्न हुए, उसके परिणाम भी आए, कल सरकार भी बन गई, ये सब हो गया, लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चलती है। जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अपने देश के प्रजातांत्रिक तंत्र में प्रति 5 वर्ष होने वाली घटना है, होती है। उसके अपने नियम है, डायनेमिक्स है, उसके अनुसार होता है। अपने देश के संचालन के लिए कुछ निर्धारण करने वाला वो प्रसंग है, महत्वपूर्ण है, लेकिन हम चरविचरण करते रहे, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समाज ने अपना मत दे दिया, उसके अनुसार सब होगा। क्यों, कैसे, इसमें संघ के हम लोग नहीं पढ़ते। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा पूरा। तो मोहन भागवत को सुन रहे थे आप, और इस दौरान उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि कोई हमारा विरोधी नहीं है, हमें विरोधी या विपक्ष नहीं प्रतिपक्ष कहना चाहिए। हमारे सहयोगी श्याम सिंह तोमर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगी और उन्हीं से जानूंगी। श्याम, क्या कुछ मायने हैं जब संघ प्रमुख खुद आकर ये कहते हैं कि विरोधी मत कहिए, विपक्ष मत कहिए, प्रतिपक्ष कहिए, इसके क्या मायने निकलकर सामने आते हैं? देखिए प्रतिज्ञा, कहने को तो कहीं ना कहीं भाजपा समविचारी संगठन है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमको ये दिखाई दिया कि भाजपा कुछ लीक से हटकर चल रहा था। संघ जिन मुद्दों को चाहता था, जिन मुद्दों पर बात आगे बढ़ाना चाहता था,
वो मुद्दे भाजपा ने या तो उठाए नहीं या उठाए तो अपने हिसाब से अपने ढंग से उठाए। ये कहीं ना कहीं नाराज़गी हमको दिखाई देती है संघ प्रमुख के बयान में। साथ ही संघ प्रमुख ये चाहते हैं कि उत्तर पूर्व पर खास फोकस रहना चाहिए, क्योंकि चीन का जो हिस्सा लगा हुआ है, लगातार चीन हमलावर है। वो जो चीन की नीति है कि लगातार अपना क्षेत्र, अपना दायरा बढ़ाना है, तो उत्तर पूर्व पर संकट है, उस संकट को देखना होगा। साथ साथ में अब देश में ये नहीं चलेगा कि आप किसी को अलग थलग रखें और किसी को जो है साथ में लेकर चले। आपको सबको साथ में लेकर सबके विकास की बात करनी होगी। आपको ये दिखाना होगा कि कोई सत्ता पक्ष नहीं, कोई विपक्ष नहीं। जब हम सत्ता में हैं तो प्रतिपक्ष हमारे साथ में है, मुद्दों पर साझा राय बनानी होगी, ये उनका कहना है। बिल्कुल श्याम, लेकिन जिसे हम विपक्ष कहते हैं, जिसे अब संघ प्रमुख प्रतिपक्ष कहने की बात कर रहे हैं, वो मणिपुर का मुद्दा उठाता रहा है हर बार। लेकिन पहली बार मोहन भागवत ने मणिपुर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है। देखिए, पूर्वोत्तर के जो हमारे भाई बहन हैं, एक तो भौगोलिक रूप से लगातार परेशान रहते हैं। वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ बहुत ऐसी नहीं हैं जो उत्तर भारत की हैं या मध्य भारत की हैं या दक्षिण भारत की हैं, तो ये वहाँ चुनौती है। साथ साथ में पड़ोसी राज्य, क्योंकि निगाह लगातार बनी हुई है, ये भी वहाँ चुनौती है। तो ऐसे में अगर वहाँ कोई संकट है, कोई उग्रवाद है, कोई उस तरह की समस्या है, तो उसका हल तो निकालना होगा। वहाँ के लोगों के साथ बैठना होगा सरकार को, उन लोगों का भरोसा जीतना होगा। छोटी नाक वाले भाई बहन भी हमारे हैं, ये बाकी भारत को करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर मोहन भागवत ने की। अब देखना होगा कि सरकार इस पर कैसे चिंतन और मंथन करती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए श्याम। तो देखिए, केंद्रीय जो है सरकार बन चुकी है, मोदी 3.0 की सरकार आ गई, और ऐसे में मध्य प्रदेश के जो नए नए सांसद बन के गए, जिन्हें मंत्री पद मिला है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान बने हैं और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन दोनों ने कामकाज संभाल लिया है, अपना कार्यभार संभाल लिया। शिवराज सिंह चौहान ने विधिवत पूजा अर्चना कर अपना काम संभाला है। और ये 2 तस्वीरें देखिए, दो जो तस्वीरें, ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर, जब पहली बार शिवराज सिंह चौहान क्योंकि कैबिनेट में मंत्री बने हैं और इस दौरान उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया, कार्यभार जो है वो संभाल लिया। और दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया, दोनों ही मध्य प्रदेश के बड़े चेहरे, बीजेपी के दिग्गज चेहरे माने जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो पिछले कैबिनेट में भी मंत्री थे, मोदी कैबिनेट में, लेकिन शिवराज सिंह चौहान पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं, मंत्री बनाए गए हैं पहली बार, और ऐसे में दोनों ही बड़ा चेहरा माने जाते हैं और बड़ा विभाग भी मिला है दोनों को। तो मध्य प्रदेश से ये 2 कैबिनेट मंत्री बनकर आए हैं और इन दोनों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। हमारा सौभाग्य है कि सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि और किसान कल्याण विभाग सेवा के लिए हमें सौंपा है। जहां एक तरफ दूरसंचार की प्राथमिकता है विश्व में, वहीं डाक विभाग की भी प्राथमिकता विश्व में और सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता हमारे देश में। संचार विभाग के ये दोनों अंग देश की जनता को दिल से दिल जोड़ने का कार्य करती हैं। और पिछले 10 वर्षों में जो एक क्रांति इस विभाग में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लाई गई है, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि एक मौका मुझे दिया गया है उस क्रांति को आगे ले जाने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता दें, जहां 10 विधायक इस्तीफा देने वाले हैं। सांसद बनने के बाद विधायक पद से देंगे इस्तीफा। 4 बीजेपी, 4 समाजवादी पार्टी के विधायक इस्तीफा देने वाले हैं और रालोद और निषाद पार्टी के विधायक भी छोड़ेंगे। तो देखिए, आरएलडी और निषाद पार्टी के विधायक भी अपना पद छोड़ने वाले और कुल 10 विधायक इस्तीफा देने वाले उत्तर प्रदेश के, क्योंकि सांसद बन चुके हैं और सांसद बनने के बाद ये सभी विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। और इसमें 4 बीजेपी के, 4 समाजवादी पार्टी के, आरएलडी से और निषाद से भी
एक एक जो है वो विधायकी पद छोड़ने वाले हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ आदर्श ही हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। आदर्श, 10 विधायक जो इस्तीफा देने वाले हैं, 10 जो जगह है वो खाली होने वाली है अब विधानसभा में उत्तर प्रदेश के, कौन कौन से वो बड़े चेहरे इसमें जो अभी इस्तीफा देने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इसमें कई ऐसे नाम शामिल हैं जो यूपी की राजनीति में बड़ा कद रखते हैं। उनमें से अखिलेश यादव का भी नाम शामिल है, जो फिलहाल करहल, मैनपुर की करहल विधानसभा सीट है, वहां से विधायक हैं। और वहीं अयोध्या सीट यानी फैजाबाद सीट की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अवधेश प्रसाद भी इस्तीफा देंगे, क्योंकि अयोध्या सीट से वो सांसद चुने गए हैं। समाजवादी पार्टी के ही लालजी वर्मा हैं, वो कटहरी यानी अंबेडकर नगर की जिले से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी इस्तीफा देंगे, सांसद चुने गए हैं। समाजवादी पार्टी की है जियाउर रहमान बर्क, मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट से हैं, वो भी वहां से इस्तीफा देंगे। भाजपा के अनूप वाल्मीकि हैं, अलीगढ़ से खैर विधानसभा से वो विधायक थे, वो भी इस्तीफा देंगे। इसके साथ साथ अतुल गर्ग हैं बीजेपी से, वो गाजियाबाद की विधानसभा सीट से विधायक थे, वो भी इस्तीफा देंगे। इसके साथ ही प्रवीण पटेल फूलपुर जो जिला है वहां की फूलपुर विधानसभा सीट से वो विधायक रहे हैं। रालोद यानी आरएलडी के जो विधायक रहे हैं चंदन चौहान, वो मीरापुर विधानसभा सीट से विधायक थे, वो भी वहां से इस्तीफा देंगे, सांसद चुने गए हैं। निषाद पार्टी के विनोद कुमार बिंद मिर्जापुर जिले की मझुआ विधानसभा सीट से विधायक थे, वो सांसद चुने गए हैं, वो भी इस्तीफा देंगे। और इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण नाम के तौर पर जितिन प्रसाद हैं, जो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उन्होंने अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है और विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा देंगे, क्योंकि अब वो केंद्र में मंत्री बनाए गए हैं। बिल्कुल, तो हमारे रेजिडेंट एडिटर आदर्श हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने जानकारी दी कि कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो विधायक थे उत्तर प्रदेश में और अब वो सांसद बन चुके हैं, तो वो इस्तीफा देने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे और आपको अगली खबर बलौदा बाजार से बता दें, जहां प्रदर्शन के दौरान आगजनी का मामला सामने आया। राज्य सरकार सख्त हो चुकी है और धारा 144 इलाके में लागू कर दिया गया है। फॉरेंसिक की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। 120 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस पूरे मामले में कलेक्टर और एसपी पर भी गाज गिर सकती है। तो जिस तरह से कलेक्टर और एसपी ऑफिस को जला दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया प्रदर्शनकारियों के द्वारा, इसके बाद अब सरकार जो है वो सख्त हो गई है और एक्शन मोड में नजर आ रही है। धारा 144 इलाके में लागू कर दिया गया। फॉरेंसिक की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची, वहां का जायजा लिया और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मामले में, इस पूरे घटना में 120 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कलेक्टर और एसपी पर भी गाज गिर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है, या फिर उनका तबादला कर दिया जाए या उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि कलेक्टर और एसपी ऑफिस को आग के हवाले कर दिया गया, जहां खुद बैठते हैं कलेक्टर और एसपी। इस तरह से प्रदर्शनकारियों ने वहां पर हंगामा मचाया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या, क्यों छिड़ा ये विवाद, क्यों इतना बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर हुआ। तो ये देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएं। 15 मई धार्मिक चिन्ह जैद खान को क्षतिग्रस्त किया गया। बलौदा बाजार में कब क्या हुआ, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए, पॉइंटर्स के जरिए समझाएं। 16 मई को लोगों का कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हुआ, तो वहीं 17 मई को पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। एक एक पॉइंट आपको समझाएं। 19 मई को गिरफ्तारी की मांग पर चक्का जाम किया गया, यानी कि ट्रैफिक जो है वो जाम कर दिया गया। पूर्व मंत्री रुद्र कुमार ने कार्रवाई की मांग की इस पूरे मामले पर। और वहीं 19 मई को बिहार निवासी 3 आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। तो आपको लगातार अपडेट दे दें कि कब क्या हुआ। 19 मई को आरोपियों ने पुलिस को बयान दिया 19 मई को, और 19 मई को ही नल जल योजना काम में ठेकेदार नहीं दे रहा था पैसे। तो बलौदा बाजार में 19 मई को ही इसलिए शराब के नशे में तोड़फोड़ की गई और जैद खान को तोड़ने का मामला सामने आया। 20 मई को समाज के लोगों की बैठक हुई। जो सतनामी समाज के लोग हैं, इन्होंने 20 मई को एक बड़ी बैठक की और 20 मई को ही जो दोषी हैं उन्हें पकड़ने पर चर्चा भी हुई। दोषियों पर कार्रवाई की बात। तो अब 9 जून को क्या हुआ, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने न्यायिक जांच के निर्देश दिए। वहीं 8 जून को बताया, इससे पहले आंदोलन से बचने की अपील भी की गई कि आंदोलन ना किया जाए, इस तरह से उग्र प्रदर्शन न किया जाए। 8 जून को कलेक्टर की समाज के लोगों के साथ बैठक हुई और फिर 21 मई जांच और कार्रवाई की मांग करते रहे लोग। तो आपको बता दें कि कब कब क्या हुआ। 21 मई को पुलिस और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया।
और वहीं 9 जून को अचानक से लोग उग्र हुए और बवाल बढ़ गया और इसके बाद कलेक्टर और एसपी ऑफिस में आग लगा दी गई। बलौदाबाजार की घटनाक्रम आपको बता रहे थे कब क्या कुछ हुआ। इसी के साथ इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी ने राज्य सरकारों के लिए खोला खजाना। यूपी को दिए हैं 25,069 करोड़ रुपए, बिहार को दिए 14,000 करोड़ रुपए और एमपी को मिले हैं 10,000 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ को क्या मिला? 4,761 करोड़ रुपए। वित्त मंत्रालय ने राज्यों को टैक्स डिवोल्यूशन की राशि ट्रांसफर की है। देश के सभी राज्यों को कुल 1,39,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि जैसे ही मोदी 3.0 सरकार बनी, अब पीएम मोदी ने राज्य सरकारों के लिए अपना खजाना खोल दिया है और ऐसे में देखिए मध्य प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए मिले हैं तो छत्तीसगढ़ को 4,761 करोड़ रुपए मिले हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी श्याम सी तोमर हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़े हैं, उनका रुख करूंगी मैं। श्याम, देखिए मोदी सरकार ने तो खजाना खोल दिया है, वित्त मंत्री बनी है फिर से निर्मला सीतारमण, उन्होंने राज्यों के लिए अपना खजाना खोल दिया। मध्य प्रदेश को 10,000 करोड़ मिले हैं। श्याम, देखिए कराधान जो होता है उसके अंतर्गत ये राशि राज्यों के हिस्से की होती है जो राज्यों को विकास के लिए दी जाती है। ऐसे में विकास को पर लगेंगे और वो गतिविधियां जो कहीं ना कहीं जैसे मेट्रो का एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है दोनों शहर बड़े जो है अपने मध्य प्रदेश में उसमें हो रहा है, उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। ऐसी तमाम प्रोजेक्ट हैं जिसके लिए पैसे की जरूरत होती है। अब केंद्र सरकार ने क्योंकि खजाना खोल दिया है तो ये काम बहुत तेजी से हो पाएंगे। बिल्कुल श्याम, और 10,000 करोड़ मध्य प्रदेश को मिले हैं। इस बीच अब देखना है कि काम कितनी तेज गति से होता है, क्योंकि आप सही कह रहे थे मेट्रो का काम भी जो है कहीं ना कहीं रुका हुआ है, तो आगे क्या कुछ काम कितनी जल्दी से होता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम। देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से कार्यभार संभाल लिया है और दोबारा से गृह मंत्री बनाए गए अमित शाह मोदी सरकार में और इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। तो जैसे ही मोदी सरकार आ गई है अब वैसे ही उनके सभी मंत्री अब कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं और ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं हर जगह से। जितने भी मंत्री बने हैं उनके मंत्रालय से ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। अमित शाह की ये तस्वीर आपको दिखा दें जहां पर उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। आपको और भी तस्वीरें हमने शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन सब की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, जयशंकर, इन सब की तस्वीरें। और अब ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है अमित शाह की जिन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है।